डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत चीन संबंध। मैं गवर्नमेंट कॉलेज टिकाना से डॉक्टर संजय भारद्वाज, पॉलिटिकल साइंस का सहआचार्य। भारत चीन संबंध आज के डेट में बहुत ही रेलेवेंट है। बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वर्तमान संदर्भों में आप जानते ही हैं, गलवान घाटी में भारत चीन के बीच में जो विवाद है और दोनों ही देश एक युद्ध के मुहाने पे जाके खड़े हो गए हैं। तो इस समय ये पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर भारत चीन के बीच में तनाव है क्या और ये क्या कारण है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं कि भारत और चीन है क्या इसके। तो आप देखेंगे भारत और चीन दोनों एशिया के बहुत बड़े देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन और भारत विश्व के पहले 10 देशों में आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि में भारत और चीन, भारत दूसरे नंबर पे आता है और चीन पहले नंबर पे आता है। विश्व की सेना की दृष्टि से आप देखें तो चीन नंबर 1 सबसे शक्तिशाली सेना है और भारत जो है विश्व की दूसरे नंबर की सबसे शक्तिशाली सेना है। चीन के पास अगर आप फौज की बात करते हैं तो चीन के पास 23 लाख के करीब फौज है और भारत की जो फौज है वो 13 लाख की है। भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री है वो सबसे विशाल है किसी भी दो देशों के बीच में बाउंड्री, और ये वो बाउंड्री है जिसमें विवाद अभी भी चल रहा है। तो हम इतिहास में जाते हैं। भारत और चीन दोनों एशिया की देश हैं और भारत में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो आगे चल के चीन भी गया और चीन और भारत के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन 1947 में भारत आजाद होता है अंग्रेजों की गुलामी से, और वहीं चीन जो है वो 1946 में आजाद होता है जापान से। लेकिन चीन में एक सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता है माओ से तुंग और चियांग काई शेक के बीच में। चियांग काई शेक होते हैं राष्ट्रवादी, इनको समर्थन मिलता है अमेरिका और पश्चिमी देशों का। माओ चूंकि कम्युनिस्ट होते हैं इसलिए उन्हें समर्थन मिलता है सोवियत संघ का, जो जिसको आज हम रूस कहते हैं। दोनों के बीच में संघर्ष होता है और अंत में चियांग काई शेक जो है वो भाग खड़े होते हैं और वो अपनी सरकार बना लेते हैं फार्मोसा, जिसे आज ताइवान कहते हैं या चीनी ताइपे कहते हैं। और यहाँ पे एक अलग सरकार बन जाती है। इसको पश्चिम के देश मान्यता दे देते हैं कि यही असली चीन है। और माओ की सरकार जो है 1949 में स्थापित हो जाती है और ये सरकार जो है ये कहलाती है चीन की साम्यवादी सरकार। भारत में 1947 में आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और भारत पहला लोकतांत्रिक देश था जिसने चीन को मान्यता दी। माओ की चीन को मान्यता दी। विश्व के पश्चिम के देशों ने अधिकतर दी थी मान्यता ताइवान को। और आप देखेंगे नेहरू ने अपनी तरफ से चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भरसक प्रयास किए। 1954 में पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता अधिकतर हम लोग बातचीत में कह देते हैं कि भारत और चीन के बीच में हुआ, लेकिन इसमें एक तीसरा देश भी था, उसका नाम था बर्मा, जिसको म्यांमार भी कहते हैं। और इस पंचशील समझौते में ये डिसाइड हुआ कि एक दूसरे के साथ हम शांति संप्रभुता किसका सम्मान करते हुए रहेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के मामले में शांति के साथ रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, अनाक्रमण रखेंगे और सह अस्तित्व के साथ रहेंगे। और भारत ने चीन के साथ समझौता किया। चीन को 1957 में वांडुंग समझौता जो इंडोनेशिया में था, वांडुंग सम्मेलन में चीन को लेके गया। चीन का एशिया की बिरादरी से परिचय कराया और भारत ने चीन के साथ बहुत अच्छा संबंध रखा। इसीलिए प्रथम चरण अगर हम देखते हैं तो मैत्री काल आता है जो 1949 से 1957 के बीच में आता है। और ऐसा जो प्रमोद का काल जिसे कहते हैं, जब चीन के जो प्रीमियर थे चाउ मिन लाई, ये भी भारत है। लेकिन अब दूसरा जो काल शुरू होता है वो है संधि और कटुता का। ये 1958 से 1980 के बीच में होता है और इसमें कई सवाल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया पंचशील समझौता इसलिए हुआ, 1953 में भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट था, उसका नाम था तिब्बत। तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, उनको चीन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 1953 में
तिब्बत की राजधानी लहासा पे कब्जा कर लिया और दलाई लामा को भाग के भारत की तरफ आने का प्रयास करना पड़ा, लेकिन तब एक समझौता हुआ और भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, चीन के अंतर्गत हम तिब्बत को मानेंगे। और अंत में दलाई लामा और चीन के बीच में विवाद बढ़ता रहा और दलाई लामा को भारत में आके 1959 में शरण लेनी पड़ी। जब दलाई लामा भारत आ गए तब चीन को ऐसा लगा कि भारत ने हमारे साथ दगाबाजी की है, हमारे जो शत्रु है, दलाई लामा को शत्रु मानता था, उनको सपोर्ट क्यों किया, और उनको एग्जाइल जो आए उनकी सरकार को भारत ने धर्मशाला में मान्यता दे दी और कहा कि आप यहाँ रहें। तो तिब्बत में सवाल भारत के साथ है। सरदार पटेल ने भी कहा था कि तिब्बत हमारे साथ रहना चाहिए या बफर स्टेट रहना चाहिए, ये भारत और चीन के बीच में बहुत जरूरी था, लेकिन नेहरू ने एक शांतिपूर्ण नीति के नाम पे कि तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया। जबकि जब भारत और चीन के बीच में अंग्रेजों के काल से जो शासन आ रहा था, उस समय भी तिब्बत की सुरक्षा की गारंटी भारत की थी, इसलिए भारत की पुलिस चौकियां तिब्बत में थी, जिसे भारत ने हटा लिया। आगे चल के आप देखेंगे चीन ने एक भारत के ऊपर आरोप लगाने शुरू किए और ये कहा कि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर लाइन खींची है, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो शिमला समझौता एक हुआ था 1922 में अंग्रेज और चीन के राजा के बीच में, और उसमें जनरल मैकमोहन ने एक लाइन खींची थी भारत चीन के बीच में। लेकिन चीन की ये जो कम्युनिस्ट सरकार आई, इसने आगे चल के ये कहना शुरू कर दिया कि हम इस लाइन को नहीं मानते, ये तो एक साम्राज्यवादी सरकार की ओर से लाइन खींची गई थी। और शुरू में जो चीन ने नक्शे बताए उसमें उसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को, अरुणाचल प्रदेश के और तिब्बत के, जिसको पहले नेफा कहते थे, इस इलाके पे उन्होंने कहा कि ये हमारे हैं। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि आज तक ये सीमा इसलिए विवाद नहीं सुलझ पा रहा है क्योंकि चीन की पॉलिसी यही है कि पहले क्लेम करो, उसके बाद अपना आधार ढांचा तैयार करो और उसके बाद में उस जगह पे कब्जा करो। तो जिसकी जमीन पे कब्जा हो गया फिर उसको हटाना मुश्किल है। तो आप देखेंगे तीसरा काल आता है, तिब्बत हो जाता है सीमा विवाद। सीमा विवाद में आप देखेंगे 1962 में भारत की और चीन के बीच में लड़ाई होगी और उसमें क्या होता है कि चीन जो है भारत के ऊपर हमला करता है। आजकल आप जो गलवान घाटी की बात सुन रहे हैं, ये वही गलवान घाटी है लद्दाख की, जहां पर चीन ने 1962 में हमला किया था और इसी गलवान घाटी से 1962 की लड़ाई शुरू हुई थी। क्योंकि चीन के लिए क्यों की मेहनत की है, कीमती जगह है, बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट से, क्योंकि गलवान घाटी काराकोरम को बहुत करीब है और चीन काराकोरम के पास भारत को किसी भी कीमत में रहने नहीं देना चाहता है। तो आप देखिए 1962 में चीन जो है भारत के ऊपर हमला करता है 27 अक्टूबर को, और ये हमला इतना भीषण होता है कि भारत उसका सामना ही नहीं कर पाता है। हमारी कई कमियां भी होती हैं, हमारी एयरफोर्स लड़ाई में आगे आती ही नहीं है और भारत की करारी हार होती है और 38,400 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में चला जाता है। चीन दो हिस्सों में अटैक करता है, एक तो है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा और एक करता है लद्दाख के हिस्से, और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जीत जाता है। लेकिन चीन उसके बाद में एक तरफा युद्ध विराम कर देता है और वो कहता है कि हम वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे जो आज का जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार के नेता लोग बात करते हैं या और बात होती है, इसमें या आम जनता जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि बॉर्डर क्या है और एक्चुअल लाइन क्या है। तो बॉर्डर और एक्चुअल लाइन में अंतर ये होता है कि चीन ने जिन हिस्सों पे कब्जा कर लिया है वो तो उसके ही हो गए एक तरह से, वो 38,000 वर्ग पे जीता हुआ बैठा है और वो क्लेम कर रहा है कि इसके आगे का हिस्सा भी हमारा है, 90,000 के ऊपर क्लेम है उसका। वो अरुणाचल प्रदेश को भी कहता है कि ये मेरा दक्षिणी तिब्बत है। तो अब वो लद्दाख के ऊपर जो उसका कब्जा है वो और आगे बढ़ के आना चाहता है, जैसे अक्साई चीन का इलाका है जो उसने जीता हुआ है। तो 1975 से 1997 के बीच का समय जो आता है वो कुछ सामान्य होने लगता है और आप देखेंगे 1967 और 1975 में कुछ छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर समझौता होता है 1996 में और उसमें ये समझौता होता है कि भारत और चीन के बीच में
दूसरे के ऊपर हथियारों का, फायर आर्म्स का प्रयोग नहीं करेंगी, एक दूसरे की सीमा में गश्त नहीं करेंगी, और बीच में एक बफर जोन बनाया हुआ है इन लोगों ने, और इस जोन के हिसाब से 2 किलोमीटर दोनों अपनी फौजें जो है दूर दूर रखेंगे और गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग जो की पार्टी जाती है। अब वर्तमान समस्याएं अगर आप देखें चीन और भारत के बीच में है, तो उसमें एक तो ये सीमा विवाद जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, ये अभी तक सुलझा नहीं है। भारत जो है वो अपना दावा पेश करता है कि चीन ने हमारे हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, जबकि वास्तव में चीन को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत चीन संबंधों के बीच में, वो है पाक चीन गठजोड़। पाकिस्तान ने जब ये भारत चीन का विवाद खत्म हुआ, लड़ाई शुरू हुई 62 की, उसके बाद 1963 में उसने पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता कर लिया, और शम्स घाटी जो एक आती है लद्दाख के पास का, जिसको पीओके का इलाका था, उसको उसने चीन को दे दिया 5000 वर्ग किलोमीटर का, कि ये आप रख लो। फिर चीन और पाकिस्तान के संबंध इस समय बहुत मधुर है, क्योंकि चीन के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो पाकिस्तान का फुली सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद आती है चीन की मोतियों की माला नीति, स्ट्रिंग पल्स इसको कहते हैं। स्ट्रिंग पल्स का मतलब ये है कि भारत का जो नक्शे के हिसाब से आप देखेंगे तो भारत को घेरने की नीति है, भारत को चारों ओर के देशों से घेर लिया जाए, जैसे भारत इन देशों से समस्याओं में उलझे रहे। तो आप देखेंगे कि वो बांग्लादेश से भी सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को जिसे भारत के खिलाफ है, बर्मा या म्यांमार को सपोर्ट करता है, श्रीलंका जहां हम्बनतोता उसने एक डैम बना लिया था, और हम्बनतोता में उसने सैनिक अड्डा जो बनाया। इसके बाद में आप देखेंगे कि वो फिर पाकिस्तान, मालदीव और अब नेपाल, आप जानते हैं कि चीन उसको भी अपने पाले में लाने में लगा है। भूटान से चीन का कोई संबंध नहीं है, वो भारत के थ्रू ही संबंध रखता है, इसलिए चीन भूटान को भी अपने पक्ष में लाने में लगा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। और तीसरी बात आती है स्टेपल वीजा और व्यापार असंतुलन। आप जानते हैं कि आजकल ये बात भी चलती है कि हमें चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन अगर आप चीन और भारत के बीच में व्यापारिक असंतुलन देखें तो चीन भारत जो व्यापार होता है वो बहुत हद तक चीन की तरफ झुका हुआ है, मतलब 80-20 रेशियो चलता है, चीन के पक्ष में पूरा व्यापार झुका हुआ है, और हम लोग जो है चीन को बहुत कम सामान आयात कर पाते हैं, क्योंकि चीन का सामान बहुत सस्ता होता है, इसलिए मार्केट में चीन का सामान भारत में आसानी से आ जाता है। स्टेपल रीजन जो है वो चीन का है कि वो जो कश्मीर के और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वो भारत से अलग मानता है, इसलिए उनको जब भी वो कभी कोई चीन में जाना होता है तो उनको कहता है कि नहीं, हम भारत के पासपोर्ट को नहीं मानेंगे, हम उनको एक अलग से वीजा देंगे, जिसका भारत विरोध करता है। तीसरी बात आती है भारत अमेरिका संबंध वर्तमान में, और आप देखेंगे भारत अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हो गए, ट्रम्प भारत का बहुत साथ दे रहे हैं, और भारत का व्यापारिक संतुलन बहुत हद तक चाइना को छोड़ के अब अमेरिका की तरफ जा रहा है, तो इससे भी चीन चिड़ा हुआ है, और चीन की ये मानसिकता है कि भारत अमेरिका के साथ जाएगा तो कहीं सुपर पावर नहीं बन जाए, इसलिए वो भारत को डाउन करता रहता है। चीन सागर विवाद एक आता है, और आप देखेंगे चीन के जो चीन सागर है उसमें वो चीन कहता है कि ये सारा हमारा है, यहाँ पेट्रोलियम इलाका, यहाँ की मछलियाँ, यहाँ पे सारा हमारा कब्जा है, लेकिन भारत कहता है कि नहीं, इसमें जो ईस्ट एशिया के देश हैं उनका भी हिस्सा है, और वियतनाम के साथ भारत की परियोजनाएं चालू हो चुकी है, और भारत इस इलाके में पेट्रोल निकाल रहा है, जिससे चीन चिड़ा हुआ है। अब आता है सिल्क रूट और इकोनॉमिक कॉरिडोर। सिल्क रूट आपको पता ही है कि पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक चीन ने एक रास्ता बनाया है, और ये पाकिस्तान चीन की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि वो ग्वादर तक एक ऐसा रास्ता बनाए। भारत ने उसका विरोध किया, क्योंकि भारत ने कहा ये पीओके से रास्ता निकलता है, लेकिन चीन जो है भारत के उस विरोध की कोई परवाह नहीं कर रहा है। और यही काराकोरम जो मार्ग है, इसके ही पास दौलत बेग जो है एक कहना चाहिए चौकी है, जहां भारत के फाइटर प्लेन तक उतर रहे हैं, और वो चीन से केवल 50 किलोमीटर दूर है, इसलिए चीन दौलत बेग जो है कहना चाहिए चौकी, वहां तक रोड बनने को रोक रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, भारत ने एनपीटी और संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी वीटो की जो बात की कि हमें मिलना चाहिए स्थायी सदस्यता, तो
चीन हमेशा विरोध करता है। परमाणु प्रसार संधि के नाम पे वो भारत को एनपीटी के देशों में भी शामिल करने से रोकता है। फिर आती है बात डोकलाम विवाद की। ये पिछले वर्ष हुआ था जब डोकलाम की समस्या थी। ये भारत, भूटान और चीन के बीच में एक छोटा सा ट्राई जंक्शन है। यहाँ पे चीन ने अपनी फौज जमा कर ली थी, क्योंकि वो इलाका भूटान का था और भारत भूटान की रक्षा करता है, भारत की फौजें, तो भारत को अपने भूटान की रक्षा के लिए आना पड़ा। करीब 72 दिन तक ये विवाद चला और बाद में इस मामले को सुलझा दिया गया। अब गलवान घाटी की बात आती है और ये काफी चर्चित एक बात चल रही है। गलवान घाटी जो है ये वही है जो मैंने आपको पहले चर्चा की कि 1962 में लड़ाई की शुरुआत इसी से ही हुई। गलवान घाटी में ये लेह के नजदीक है और भारत ने एक बहुत बड़ी एक परियोजना शुरू की है। रोड बना रहा है भारत और 252 किलोमीटर की रोड जो है ये गलवान घाटी के टुलडुक एक जगह है, वहां से दौलत ओल्ड बे तक जा रही है रोड। चीन को ये डर है कि ये रोड इतनी करीब से जाएगी तो कहीं भारत आगे चलकर उनके जो महत्वाकांक्षी परियोजना है सड़क की उस पर कहीं रोक नहीं लगा दे। दूसरी बात ये कि यहाँ फिंगर पॉइंट्स हैं, फिंगर हिल्स है। फिंगर की शक्ल में वहां 8 पहाड़ियां हैं। श्योक नदी है, श्योक नदी के पास से ये निकलती है और फिंगर जो हिल्स है उसमें पहले भारत 1 से 8 तक जाता था। उसके बाद में ये हुआ कि 1 से 4 तक पे भारत का माना जाता है इस पे कब्जा। 5 से 8 तक की जो है फिंगर्स वो खाली रहती है और ये कहा जाता है कि इस पर दोनों देशों की पेट्रोलिंग हो सकती है। लेकिन चीन ने अभी अप्रैल से क्या किया है कि वो 5 तक आ गया है और वो अपने कब्जा करके बैठा हुआ है और इसीलिए जब हमारे कैप्टन गए उनको हटाने तो यहाँ पे इस पुल पे लड़ाई हुई और भारत की फौज ने 72 घंटे के अंदर वो चौकी पुल बना लिया, जिससे भारत का दावा इस इलाके में बहुत मजबूत हो गया है। और दूसरी बात ये होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो आपको मैंने बता दी। विवाद जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कितने हिस्से पे चाइना है। तो भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था 1993 के बाद 1996 में और उसमें ये समझौते में लिखा गया कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे पेट्रोलिंग कर सकते हैं, बफर स्टेट में जा भी सकते हैं, लेकिन वो फायर आर्म्स का प्रयोग नहीं करेंगे। हथियार लेके जाएंगे, ड्रिल करेंगे, लेकिन हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये फिंगर हिल्स जो है ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्योक नदी जो है वो भारत चीन के बीच में निकल रही है और गलवान घाटी भारत ने साफ कहा है कि उसे नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए नाक की लड़ाई है और भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर चीन ये फिंगर पे आ गया पूरे जो क्लेम कर रहा है, तो भारत जो रोड बना रहा है वो चीन की सेना की जद में आ जाएगी। चीनी फौज कभी भी वहां से शेलिंग करके भारत को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। भारत की जो आम की सप्लाई है वो दौलत ओल्ड बेपोर्ट जो है तक पहुंचने से रोक देगी। तो आज ये विषय है समसामयिक है और बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के अलावा उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा जो भारत चीन संबंध और गलवान घाटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को ये विषय समझ में आया होगा और जानकारी लेनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये